समथिंग इन बिटवीन के 124वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जिस किसान आंदोलन को सरकार बेहद सतही अंदाज में ले रही थी, वही आंदोलन अब उसके गले की फांस बन चुका है। अचानक ये आंदोलन देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया है। सरकार एक मोर्चा संभालती नहीं कि कई मोर्चे एक साथ खुल जाते हैं। आंदोलन ने पंजाब हरियाणा के सभी वर्गों को एक कर दिया है। धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी आंदोलन के प्रति सहानुभूति का वातावरण बन रहा है। मुश्किल यह है कि इस आंदोलन के मोर्चे पर सरकार विदेशी फ्रंट पर भी बुरी तरह घिर गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री की आलोचना के बाद संयुक्त राष्ट्र ने आंदोलनकारी किसानों को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा ब्रिटिश सांसदों के एक बड़े समूह ने भी इस आंदोलन मामले में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक चर्चित कहावत है, नमाज छोड़ने गए थे, रोजा गले पड़ गया। मतलब इन 3 कृषि कानूनों के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र से अपनी बची कुची जवाबदेही से भी मुक्ति पाना चाहती थी, खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आधारित खरीद व्यवस्था से। मगर हालत अब यह है कि किसान संगठन हर हाल में एमएसपी आधारित खरीद व्यवस्था को कानूनी बनाने पर अड़े हुए हैं। यह इतना बड़ा सवाल बन गया है कि एमएसपी पर बिना कोई ठोस उपाय किए बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। वह इसलिए कि इस सवाल पर आंदोलनकारी किसान संगठनों की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठनों की भी सोच एक ही है। मसलन भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच तीनों ही चाहते हैं कि एमएसपी के आधार पर खरीद को कानूनी बाध्यकारी बनाया जाए। इस मामले में संघ के अनुषंगिक संगठन की नाराजगी को भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी के इन टिप्पणियों से समझा जा सकता है। वह कहते हैं, सरकार ने भारतीय किसान संघ से बातचीत की, सुझाव भी मांगे, मगर इसे स्वीकार नहीं किया। वह इसलिए कि सरकार तो सरकार होती है और उसका एक अपना रवैया होता है। बकौल कुलकर्णी, तीनों कानूनों के कई प्रावधान छोटे किसानों की हितों की रक्षा नहीं करते। कुछ प्रावधानों में सरकार को बदलाव करना ही होगा। इसके अलावा एमएसपी की कानूनी गारंटी के बिना सरकार आंदोलन खत्म नहीं करा सकती। वह इसलिए यह आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका है। सवाल है कि पहले अध्यादेश और फिर बिल पर चर्चा के समय सरकार ने दावा किया था कि इसका मसौदा सभी पक्षों से बातचीत कर तैयार किया गया, जबकि संघ के ही घटक दल कहते हैं कि उनसे सुझाव तो मांगे गए मगर उन सुझावों को बिल में जगह ही नहीं दी गई। फिर सवाल उठता है कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से खुद को क्यों बचाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि इसे जमीनी स्तर पर लागू करने में कई तरह की व्यवहारिक समस्या आएंगी, मगर दूसरी हकीकत यह है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी से छुटकारा पाकर पूरे कृषि क्षेत्र को ही निजी क्षेत्र के हवाले करना चाहती है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार एमएसपी के तहत औसतन देश भर में अनाज उत्पादन के कुल हिस्से का महज 6% ही खरीदती है। मतलब इन कानूनों से पहले 94% अनाज व्यापारी ही खरीदते थे। सरकार का तर्क था कि वह अधिक अनाज नहीं खरीद सकती क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में अनाज के भंडारण की व्यवस्था नहीं है। फिर अर्थव्यवस्था पर बोझ का सवाल अलग से है। सरकार की जगह अनाज व्यापारी खरीदेंगे तो अपने स्तर पर भंडारण की व्यवस्था कर लेंगे। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि अगर एक निश्चित मूल्य तय नहीं किया गया तो व्यापारी वर्ग औने पौने दाम पर किसानों की उपज खरीदेंगे।
इससे सबसे पहले छोटे किसान और धीरे धीरे बड़े किसान खत्म हो जाएंगे और देश की कृषि व्यवस्था पर निजी क्षेत्र का कब्जा हो जाएगा। हालांकि यह सच है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की राह में कई व्यवहारिक परेशानियां भी हैं। मसलन सरकार एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी तो बना देगी, मगर व्यापारियों को उसी कीमत पर फसल खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर पाएगी। ऐसे में किसानों के सभी फसलों का उत्तरदायित्व सरकार को लेना होगा। उस स्थिति में क्या होगा जब किसान के फसलों की बाजार में मांग ही नहीं होगी? सरकार 6% खरीदारी को ही बोझ मान रही है। ऐसे में सरकार को बिना बिक्री फसलों की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जाहिर तौर पर बाजार में मांग न होने पर व्यापारी ऐसे फसलों की खरीद में दिलचस्पी नहीं लेंगे, क्योंकि इस स्थिति में उसे कम से कम एमएसपी की कीमत तो चुकानी ही होगी। अहम सवाल यह भी है कि सरकार फसलों का मूल्य निर्धारण कैसे करेगी? एमएसपी के दायरे में आने वाले फसलों की अलग अलग गुणवत्ता होती है। गुणवत्ता के हिसाब से एक फसल का अलग अलग मानक तय करते हुए अलग अलग एमएसपी तय करना होगा। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले फसलों का क्या होगा? सरकारी पक्ष का कहना है कि तीनों कानूनों के जरिए उसकी कोशिश कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कराने की थी। निजी क्षेत्र अपनी सूझबूझ से ऐसे फसलों की खेती कराएंगे जिनका भविष्य में मांग ज्यादा होने की संभावना रहेगी। मगर एमएसपी को कानूनी बनाने से नए कानूनों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में असली सवाल गुम है, जिसका जवाब देने से अब तक की सभी सरकारें बचती आई हैं। आजादी के बाद से ही सरकारें किसान और ग्राहकों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में नाकाम रही। इसके कारण ग्राहकों को तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी, मगर ग्राहक के द्वारा चुकाई गई रकम का मामूली हिस्सा ही किसानों की जेब तक पहुंचा। मसलन ग्राहकों ने कई बार किसान द्वारा बेची गई रकम से 4 से 5 गुना अधिक कीमत चुकाई। कृषि क्षेत्र का मुनाफा बिचौलियों की भेंट चढ़ता रहा। आजादी के 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकारें किसानों की आय बढ़ाने में नाकाम रही। सवाल उठता है कि इतने अरसे बाद भी किसान और ग्राहकों के बीच सीधा संतुलन क्यों नहीं कायम किया गया? वह इसलिए कि किसान और ग्राहक के बीच असली मुनाफा कमाने वाले बड़े बड़े धन पशु थे, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का परिवार था। मसलन देश में चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र की ही हालत देखिए। दशकों प्रयास के बाद एक साजिश के तहत इन दोनों ही क्षेत्रों में सरकारी प्रतिष्ठानों को बर्बाद कर दिया गया। निजी क्षेत्र के अस्पताल और निजी क्षेत्र के स्कूलों के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों और स्कूलों की गुणवत्ता बर्बाद कर दी गई। बर्बाद सिर्फ इसलिए कि इसका सीधा लाभ निजी क्षेत्र उठा ले। ऐसे निजी क्षेत्र जो या तो राजनीतिक दलों को मोटा चंदा देते हैं या फिर विभिन्न दलों में जमे राजनीतिज्ञों के अपने स्कूल और अस्पताल हैं। शिक्षा चिकित्सा इस मामले में महज एक उदाहरण है। आप इससे परिवहन, हवाई यातायात सहित कई अन्य क्षेत्रों को जोड़कर स्थिति का खुद आकलन कर सकते हैं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि दशकों बाद किसान आंदोलन ने कृषि क्षेत्र की मूल समस्याओं को चर्चा के केंद्र में लाने में सफलता हासिल की है। तमाम तरह के दुष्प्रचार के बावजूद किसान आंदोलन के प्रति देश भर में सहानुभूति है। इसी सहानुभूति ने कृषि क्षेत्र का भला होने की मर चुकी उम्मीदों को फिर से जीवित किया है। उम्मीद है कि यह किसान आंदोलन देश के कृषि क्षेत्र के साथ देश की राजनीति को भी नई दिशा देगा। नमस्कार।